हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकल रहे हैं पुणे से गुजरात रोड ट्रिप पर। तो ये हमारा छोटा सा रिकैप हम इसमें दिखा रहे हैं कि हमने गुजरात रोड ट्रिप पे क्या क्या कवर किया है। ये ट्रिप सच में बहुत मज़ेदार थी। इसमें हमने गुजरात के बहुत सारे एरियाज़ कवर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सुबह के 5:30 बजे है और हम निकले हैं पुणे से। हम फर्स्ट डे पे पुणे से स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर करने वाले हैं, जो कि टोटल डिस्टेंस है 550 किलोमीटर्स। तो चलो, हमेशा की तरह चाय की चुस्की लेते हुए हमने हमारा सफ़र आगे बढ़ाया। हम निकलने वाले थे नासिक, फिर नासिक से सापुतारा होके स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यह नासिक का सनराइज़। सुबह जल्दी निकलने का यही एक फ़ायदा होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक रोड पे बहुत कम रहती है। तो अभी हमने ले लिया है वनी रोड। तो वनी रोड पे जो है वहाँ पे बहुत सारे ग्रेप्स की खेती है। तो रोड पर ही हमें बहुत ग्रेप्स के स्टॉल्स दिखे। अगर आप ग्रेप्स खरीदना चाहते हो तो आप रुक के वो ले सकते हो। इस रोड पे सिर्फ ग्रेप्स और ग्रेप्स की खेती ही दिख रही थी। आगे बढ़ते हुए हमने सापुतारा में एंट्री की। सापुतारा एक हिल स्टेशन है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट था वो मस्त था। इतनी गर्मी के दिनों में भी ठंड लग रही थी। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, पेरू वगैरह के स्टॉल्स मिले। सापुतारा के ये व्यूज़ देख के हमें ऐसे लग रहा था कि रुके, बट आगे हमें लंबा डिस्टेंस कवर करना था, तो हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया। यहाँ पे लोग बोट राइडिंग कर रहे थे, बहुत अच्छे से स्टॉल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मार्केट था। तो हम कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर आगे हम वलसाड रोड लेके हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो रोड पे ट्रीज है लगाए हुए, तो उससे वो जो जर्नी है वो बोर नहीं होती। बहुत एंजॉय करते हुए हम ऐसे ही पहुँच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे हमने पहले ही होम स्टे बुक कर लिया था, जो कि रुद्रा होम स्टे करके है। ये हमें ऑलमोस्ट 1800 ऐसे कुछ तो मिला है। इसके डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। होम स्टे बहुत नीट एंड क्लीन था, वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी थी। तो अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ ज़रूर रुक सकते हो। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स पर है। यहाँ पे वाईफाई, टीवी वगैरह बाकी फैसिलिटीज़ भी अच्छे से दी है उन्होंने। अभी रेडी होके हम निकले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। सुबह के 9 बजे है। हमने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। वैसे तो अभी रोड में हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान है वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करना। वैसे तो यहाँ से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का पार्किंग का एरिया स्टार्ट हो गया है, बट एक्चुअल पार्किंग अभी जो है हम आगे जाके ही फर्स्ट गेट से करेंगे। यहाँ पे एंट्री करने के बाद ई रिक्शा दिखी। तो अगर आप यहाँ आते हो और ई रिक्शा से विजिटिंग प्लेसेस से उनके कुछ, तो एक तक रोज रिवर राफ्टिंग, बटरफ्लाई गार्डन, चिल्ड्रन पार्क, बहुत सारी लिस्ट है। तो वो आपको 4000 पर पर्सन चार्ज करते हैं। हमने ऑप्शन चूज़ किया था बस का। तो बस का टिकट वो लगा था हमें 380 पर पर्सन। बस का ये जो सफ़र था 3 to 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, उसमें बहुत सारे सीनिक व्यूज़ दिखे। वो जर्नी हमने बहुत एंजॉय की। हाय बस में हमें कुछ लोग मिले, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। फिर बस में से ही हमें अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्टैचू दिख रहा है। अभी भूख तो लगी है, अभी वहाँ जाके देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। तो अभी हमने लिया मैगी और वेज ग्रिल सैंडविच। वैसे ऑप्शंस बहुत कम थे वहाँ पे। चलो अभी एंट्री करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। तो टिकट काउंटर पे हमें जो टिकट मिला है
वो हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि 2-3 जगह पे वो टिकट चेक होता है। सो अभी हमने एक बार तो टिकट चेक कर लिया है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो आप नीचे से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो है इनका एंट्रेंस है। यहाँ पे फोटोग्राफर भी है। अगर आपको फ़ोटो लेना है तो 120 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, और बैकग्राउंड एग्जैक्टली यही आता है जो आप अभी देख रहे हो। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो स्टैचू है, ये उसका बाहर का व्यू, साबरमती रिवर, और यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। शायद इन फ्यूचर वहाँ पे कुछ बनाने का उनका प्लान हो। स्टैचू तक पहुँचने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो हम पैदल जा सकते हैं और एक एलिवेटर से। और यहाँ जो राइट साइड का व्यू आप देख रहे हो, ये पूरे एरिया को पत्थरों की मदद से बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। यह एक ब्रिज है, पहाड़ों के बीच उसका व्यू काफ़ी शानदार लगता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आपको सामने मूर्ति का फ्रंट व्यू यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। मूर्ति कितनी ऊंचाई पर बनी हुई है, सच में इसे देखकर इसकी विशालता का अंदाज़ा लगाता है। अब हम आ गए हैं एग्जीबिशन गैलरी में। यहाँ एक ग्राफिक इमेज शो की है कि ये जो स्टैचू है उसकी रचना कैसे हुई। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ पे बताया है। और ये जो स्टैचू है इसकी लगभग ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है। यहाँ पे इन्होंने सारी जो स्टैचूज़ है उसकी हाइट क्या है, वो कहाँ से है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो की है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक स्कल्पचर दिखा, कुछ तस्वीरें हैं, छोटी मोटी मूर्तियाँ भी रखी हुई है। और इस स्मारक का जो उद्घाटन है वो हमारे माननीय मोदी जी ने किया है। ये सारे व्यूज़ एक हिस्टोरिक वर्ल्ड में हमें ले जाते हैं। आर्ट गैलरी के अंदर के साइड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है, और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे जो वीडियो प्ले किया गया है, यहाँ पे वो स्टार्टिंग से वो मूर्ति की रचना कैसे हुई, ये वीडियो में यहाँ पे दिखाई दिया है। बाकी जो स्टैचूज़ है पूरे वर्ल्ड में, उनको बनने में डिकेड्स लग गए, बट ये जो स्टैचू है इसको कंप्लीट करने के लिए उन्हें 45 मंथ्स लगे। सो सबसे कम टाइम में ये स्टैचू बना है। ये है स्टैचू का कंप्लीट व्यू। यहाँ पे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बाकी लोगों की भी तस्वीरें यहाँ पे लगाई हुई है। उनकी जो जर्नी है वो क्या है, वो सारी इन पिक्चर्स के फॉर्म में आप देख सकते हो। तो फिर चलो अब चलते हैं गैलरी व्यू की तरफ। वहाँ पे जाने के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी। अभी ये है गैलरी व्यू से सामने जो दिख रहा है सरदार सरोवर डैम। और ये जो मूर्ति है, हम मतलब सोचते हैं कि ये मूर्ति का जो व्यू है, ये मूर्ति का फेस है जो उस साइड किया है, तो मैं मतलब हमें ऐसे लगता है कि ये गलत व्यू है, लेकिन उसके पीछे भी कोई तो रीज़न है। सरदार वल्लभ जी का सपना था ये डैम बनाना, और वो डैम जो है वो जाने के बाद बना है, इसीलिए ये मूर्ति का जो फेस है वो डैम की तरफ। अब हम आ गए हैं गैलरी के ऊपर वाले साइड पे। यहाँ से हम स्टैचू को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं, और यहाँ से डैम का व्यू भी अच्छा दिखता है। बहुत सारी भीड़ वहाँ पे थी। ये है नर्मदा नदी का व्यू। ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू रिवर के बीच में ही बनाया गया है। आप नज़दीक से देख सकते हो कि ये स्टैचू
कितना बड़ा है। यहाँ पे लोग जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए नीचे खड़े रहते हैं तो आप देख सकते हो उनकी चप्पल और लोगों की हाइट। लोग बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि स्टैचू की हाइट कितनी हो सकती है। ये व्यू जो है वो बहुत सच में सुंदर व्यू है। मूर्ति बाहर से पूरी तरह से ऐसे दिखती है। तो ये है स्टैचू का बाहर का व्यू। तो स्टैचू को बाय बाय करते हुए हम निकले पेट पूजा करने। हम काठियावाड़ी ढाबा में गए। वहाँ पे हमने ऑर्डर किया सेव टमाटर की सब्ज़ी, फुलके और छाछ। यहाँ पे वो उनकी तरफ से बहुत सारे अचार्स देते हैं, चटनी रहती है, सलाड्स रहते हैं डिफरेंट टाइप के। और खाना पेट भर के खाने के बाद यहाँ पे है बहुत सारे मुखवास के ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से उनके अचार भी परचेस कर सकते हो। डिफरेंट वैरायटी के अचार्स उनके हैं। डे 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी तो पता चला कि अहमदाबाद में 2 जगह बहुत फेमस है। तो पहले हम पहुँच गए अटल ब्रिज। अटल ब्रिज सच में बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है और इसकी आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। जब हम इसके अंदर चलते हैं तो यह अलग अलग तरीके की लाइटिंग दिखाई देती है, जो रात के समय इसे और भी खूबसूरत बना देती है। दूर से ही देखने पर इसकी रंग बिरंगी लाइट बहुत आकर्षक लगती है। ब्रिज के अंदर छोटी छोटी शॉप्स भी हैं जहां आप आइसक्रीम या स्नैक्स ले सकते हैं। बैठने के लिए जगह बना गई है। जो चलो हम भी कुछ यहाँ से परचेस करते हैं, आइसक्रीम वगैरह, और आनंद उठाते हैं। अभी चलो, अभी हम आगे बढ़ते हुए रिवर फ्रंट जो गार्डन है उसकी तरफ जाते हैं। यह गार्डन खास तो अपने खूबसूरत फूलों, लैंडस्केपिंग और नाइट लाइटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज़ खींचती है वह है हर जगह शानदार लाइटिंग। आप देख सकते हो यहाँ पौधों, झाड़ियाँ, फूलों और अलग अलग आकृतियों को लाइट से डेकोरेट किया गया है, जिससे पूरा गार्डन बहुत रंगीन और आकर्षक लगता है। ये देखो, गार्डन में डिफरेंट टाइप के जो थीम्स होते हैं वाले सेक्शन है देखने मिलते हैं। और कई बटरफ्लाई है, कई फूलों है, उनको खूबसूरत तरीके से सजा गया है। और कई कई जानवरों की आकृतियाँ भी बनाई गई है, जैसे शेर, जेब्रा, जिन्हें लाइटिंग से और भी सुंदर बनाया गया है। मतलब आप अगर आपके फैमिली के साथ या छोटे बच्चों को लेके आते हैं तो यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। कुछ टेबल्स और बेंच ऐसी है जिनमें लाइटिंग दी गई है, जिससे रात के समय यहाँ बैठना और भी अच्छा लगता है। तो अभी हम निकलते हैं हम हमारे अगले सफ़र के लिए। तब तक आप देखते रहिए। तो दोस्तों, आज हमारे ट्रिप का तीसरा दिन शुरू हो रहा है अहमदाबाद से धोलावीरा। अगर इस पूरी ट्रिप की सबसे दिलचस्प जगह की बात करूं तो मेरे लिए वह, और आज हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम पहुंचेंगे धोलावीरा।
डोलावेरा पहुंचने से पहले रास्ते में हम बहुत अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। रास्ते में जगह जगह नमक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये नमक बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने पास जाकर देखा तो सच में नमक तैयार हो रहा है। कुछ जगह पर नमक हल्का गुलाबी रंग का दिख रहा है, जैसे पिंक सॉल्ट बन रहा है, और कुछ जगह पे सफ़ेद नमक दिखाई दे रहा है। ये देखो, इस जगह पे पिंक, और अभी राइट पे जाएंगे तो वाइट जैसे लग रहा है। यह पूरा नज़ारा देखने में बहुत ही अनोखा लग रहा था। अब धोलावीरा बस लगभग 15 किलोमीटर दूर रह गया है। रास्ते में छोटे गांव भी आते हैं। देखिए ये बच्चे कितनी खुशी से हाथ हिलाकर हाय कर रहे हैं। इस रास्ते पर खाने के ऑप्शन बहुत कम है, लेकिन हम रास्ते पे एक होटल मिला, होटल जय द्वारका रेस्टोरेंट। अगर आप भी इस रूट से धोलावीरा जा रहे हैं तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं। और हम पहुँच गए यहाँ पे देखो, वेलकम टू धोलावीरा लिखा है। हमने यहाँ पहले ही से ही अपना रूम बुक कर लिया था, तो अब हम पहले थोड़ा फ्रेशअप हो जाते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे उस जगह की तरफ जिसके लिए हमने ये पूरा ट्रिप प्लान किया है, यानी रोड टू हेवन। इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। 30 किलोमीटर लंबी ये रोड शुरू होती तो दिखती है, पर खत्म होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हों और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं, जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। और इसी वजह से इस रोड को रोड टू हेवन कहा जाता है। अभी हम रोड टू हेवन से वाइट रन की तरफ जा रहे हैं। रोड टू हेवन से वाइट रन लगभग 80 किलोमीटर दूर है। वाइट रन में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। थोड़ी सी प्रोसीजर होती है, वो कंप्लीट करने के बाद हम परमिट मिल गया और अब हम वाइट रन देखने के लिए जा रहे हैं। वाइट रन की खासियत मानी जाती है कि यहाँ सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है, पर यहाँ कैमल राइड भी काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऊँट की सवारी का आनंद ले रहे हैं। हमने वाइट रन का राइट साइड वाला रास्ता लिया और लेफ्ट साइड पर रणोत्सव का एरिया है। रणोत्सव का समय नवंबर से फरवरी के एंड तक रहता है। उस समय यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़, शॉप्स और गुजराती कल्चर देखने मिलता है। अब तो हम वाइट रन का नज़ारा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी कुछ शॉप्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आप तस्वीर खींचने के लिए भी आपके लिए बहुत जगह है। मतलब आप यहाँ पे खड़े रहो और वो आप अच्छे अच्छे तस्वीरें खींच सकते हो। यहाँ पर मेन तो नमक ही है और मैंने पहली बार इतने पास से नमक को देखा है। ये देखो, सब लोग यहाँ पे नमक देख रहे हैं। वैसे तो हम घर पे रोज़ नमक देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा ओरिजिनल नमक देख रहे हैं ना। चलो अभी हमें लौटना भी पड़ेगा क्योंकि रोड टू हेवन से ये 80 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर हमें वापस भी जाना है। चलो, तो हमने अभी सनसेट तो एंजॉय कर लिया वाइट रन का, तो अभी चलो बैक टू रोड टू हेवन। क्योंकि रात का व्यू देखो, सबने दिन का ही व्यू दिखाई है रोड टू हेवन का। ये देखो रात का व्यू। अभी हम पहुंच जाएंगे धोलावीरा। आज हमारे ट्रिप का चौथा दिन है। आज हम धोलावीरा से नाना बेट के लिए निकलने वाले हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये राजपाल होम स्टे है जहाँ हम रुके थे। यह अंकल आंटी है हमारे बहुत अच्छे खातेदार हैं। अब उनको बाय बाय बोलकर हम अगले सफ़र के लिए शुरुआत करते हैं। अब हम जा रहे हैं नाना बेट जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। मैंने आज तक बॉर्डर के बारे में सिर्फ सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। यहाँ से नाना बेट लगभग 182 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। रास्ते में इनको सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, बहुत अच्छे लोग हैं। तो राइडर लोग सपोर्ट करो। थैंक यू। बच्चे होली का दिन था ना, तो वो उन्होंने हमें रोका और बोला कि होली के लिए चंदा मांग रहे थे और चंदा हमने उनको चंदा भी दिया। उन्होंने बोला कि राइडर को सपोर्ट करो। सच में अच्छा लगता है कि कोई हमें राइडर कहता है। अब सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ओके नाना बेट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये देखो पंछी कितने अच्छे तरीके से पानी में खेल रहे हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 25 किलोमीटर रह गया है। हम अब आ गए नाना बेट में अंदर। यहाँ पे हमने पहले परमिट लिया, फिर हम आगे बढ़े। यहाँ बहुत सारी जानकारी दी गई है कि जैसे भारत से दूसरे देशों की जो दूरी है वो कितनी है। मतलब बांग्लादेश या चीन, अफ़गानिस्तान की सीमा और दूरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यह बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिनमें दिखाया गया है कि हमारे फौजी अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रहते हैं और ये देखो कैसे ड्यूटी करते हैं। जैसे कि राजस्थान की रेगिस्तान में हमारे सैनिक कैसे तैनात रहते हैं। ये देखो मतलब कितना अच्छे तरीके से उन्होंने बनाने का ट्राई किया है। ये देखो जम्मू कश्मीर की बर्फ़ में किस तरह से ड्यूटी निभाते हैं। यह देखकर सच में समझ आता है कि सोल्जर बनना कितना कठिन काम है। और उससे भी ज़्यादा कठिन है कि उस ज़िंदगी को निभाना। मतलब हम एक बार भर्ती हो गए तो लास्ट तक टिके रहना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक तरह की आर्ट गैलरी भी बनाई गई है जहाँ से आसपास के जो गांव है उनकी मतलब बॉर्डर के आसपास गांव का कल्चर है। वो देखो कल्चर, ये वो सब दिखाया गया है। उसके बाद जो सैनिकों की पोस्ट होती है और उनके रैंक है, उनके जो चिन्ह होते हैं जैसे कि सूबेदार, मेजर, कमांडर, डिप्टी कमांडर इत्यादि, जो सब ये देखो किस स्टार वाले बंदी को क्या कहते हैं, ये सब रिकॉर्ड। उसके अलावा यहाँ पे राइफल्स और हथियारों के मॉडल भी दिखाए गए हैं। मतलब हम कैसे अभी तक मूवी में ही देखते, कभी इतने पास से कभी देखा नहीं मैंने। वो बोलते 7.62 mm, 9 mm। देखो मतलब कितना अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे इनका। और हमें इतने मतलब हम खाली अभी तक कभी किताबों में पढ़ा होगा या कभी मूवी में देखा होगा, लेकिन इतने क्लोज कभी देखा नहीं मैंने। और हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ये देखो जो पिस्तौल होती है उनमें भी कौन कौन से टाइप होता है वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी।
ये वायुसेना से जुड़े विमान और हवाई सुरक्षा से संबंधित जानकारी, जैसे नौसेना, जुड़े जहाज, उसके बाद समुद्री सुरक्षा की झलक। तो ये सब इन्होंने अच्छी तरीके से सभी को मॉडल को स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस गैलरी में बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से दिखाया गया है कि तीनों सेनाएं कैसे काम करती है। अभी हम नाडा बेट से वडोदरा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें एक कपल मिला जो गुजरात टूर पूरा करके वडोदरा जा रहा था। बात करके पता चला कि वो भी पुणे से निकले। फिर हमने थोड़ी सी बातचीत की और सोचा कि जब हमारा रास्ता एक ही है तो साथ में ट्रैवल करें। अब हम लोग साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम दमन जा रहे हैं। वहाँ हमें कोमल के बनाए हुए स्पेशल फ़िश खाने हैं, क्योंकि फ़िश के बिना हमारा ट्रिप पूरा नहीं होता। स्पेशल थैंक्स टू कोमल। फ्रेंड्स, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, इसलिए हम दमन बीच के पास होटल जजीरा में सेलिब्रेट करने आए हैं। हमने टॉप फ्लोर टेबल बुक किया है और यहाँ का नाइट व्यू एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।